तहरीक अदम एतमाद से पहले पाकिस्तान में सियासी हलचल तेज हो गई है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान आज कौम से खिताब करेंगे। ज़राए के मुताबिक इमरान खान सहाफ़ियों को धमकी आमेज खत दिखाएंगे। इससे पहले इमरान खान ने कहा था कि तहरीक अदम एतमाद एक बड़ी आलमी साजिश है और वो आखिरी गेंद तक मुकाबला करेंगे। वाज़ेह हो कि आज शाम अपोजिशन की भी मीटिंग है। MQM के 2 वज़रा ने इमरान खान काबीना से इस्तीफ़ा दे दिया है। और आइए मजीद तफसीलात के लिए बात करेंगे कामरान साकी, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कामरान, जिस तरह से पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल है सरकार को लेकर, इमरान खान का जाना तय है, अपोजिशन का इत्तेहाद हो चुका है, लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, इमरान खान कह रहे हैं कि साजिश हुई और वो ख़त भी दिखाने की ज़राए से बात आ रही है। क्या कुछ चल रहा है अभी? इमरान खान अब नया क्या खेल खेलना चाहते हैं? देखिए, पाकिस्तान में हमेशा से ही मौजूदात की गुंजाइश जो है वो रहती है। आखिरी लम्हे में कुछ भी हो सकता है, लेकिन इमरान खान को बहरहाल मेरी जाती राय है कि अब चले भी जाना चाहिए और उनके खिलाफ अदम एतमाद के लिए अपोजिशन के पास मौजूदा जो है वोट्स भी मौजूद हैं। तो अब कोई इखलाकी जवाब नहीं रहता कि इसके ऊपर वोटिंग और चीजों को इत्तेफाक का शिकार किया जाए या कौम को आपस में लड़ाने की कोशिश की जाए या इंतशार फैलाने की कोशिश की जाए या जलसे जुलूस किए जाए और अपनी पावर, स्ट्रीट पावर दिखाने की कोशिश की जाए। अब इन्हें जरूरत है कि वो असम्बली में वोट की, ना जलसे जुलूसों की, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना आलमी बरादरी से मुफ्त के अंदर पंगा लेने की, उनके साथ ताल्लुकात खराब करने की। हम अपनी खारजा पॉलिसी को देखें और उसके मुताबिक चीजें करें। अगर वाकई इसमें कोई खत्म हकीकत भी है तो इसे अपने ताई रखें। आप उन्हें जो जवाब मुनासिब देना चाहते हैं वो आप डिप्लोमेटिक तरीके से जरूर दें, लेकिन उसका ये तरीका या जरिया नहीं है कि आप कौम को कहें कि जी मुझे कुर्बानी का बकरा इसलिए बनाया जा रहा है कि मेरा रुख जो है वो अमेरिका से या यूरोपीय यूनियन और इन ममालिक की बजाय अब जो है वो रशिया और चाइना की तरफ है। मेरी पॉलिसियां इस साइड पे अब हो रहेंगी तो मुझे इसकी सजा दी जा रही है। इससे कौम को कम अज कम गुमराह न करें। ये हमारे लिए भी बतौर पाकिस्तानी भी शर्मिंदगी की बात है कि हमें को खत लिखता है या पैगाम भेजता है तो हम उसे राज में ना रख सकें और उसके ऊपर करें। हाँ, अगर कोई ऐसी बात में चीजें हैं जो मुल्की मफाद और चीजों के खिलाफ है तो यकीनन वो मंजर आम पे आने चाहिए। हमें भी मालूम होना चाहिए कि कौन है जो हमारे मुल्क को या उसकी पॉलिसियों को या उसकी सलामती के लिए खतरा है और उसे अपने हाथों में लेना चाहता है। वो उसके ऊपर ताकतें होंगी तो अपनी जगह पे होंगी। ऐसी कोई चीज है तो वो जरूर दिखाएं, लेकिन ऐसे खुद पे जबान पड़ी है तो वो अब लोगों को ना कुछ गुमराह करने की। जी कामरान, एक चीज और भी है कि तहरीक अदम एतमाद से पहले इमरान खान इस्तीफा दे सकते हैं। तो उन्हें जिस दिन उन्होंने अपने लोगों को जाते हुए देखा है और तादाद उन्हें इंटेलिजेंस नहीं जाना तो है ही उनको, जिस तरह का माहौल अभी बना हुआ है, तो ऐसे में क्या वो इस्तीफा देकर अपनी बची कुछ जो सियासी साख है वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं? इस्तीफा दे के बच सकती है, ये आपकी और मेरी राय है, लेकिन जहाँ तक मैं इमरान खान से आपको जानता हूँ बहुत मुश्किल है। बड़ा ही अच्छा मशीर उनके पास अगर कोई चला गया और उन्हें मशवरा दे कि इज्जत के साथ घर चले गए तो शायद वो जाएं, वरना मेरा ख्याल है वो जैसे उनके मशीरों में जो है वो शेख रशीद साहब भी मौजूद है तो उनका कुछ देर पहले का बयान है कि जी आखिरी दम तक, आखिरी बाल तक लड़ेंगे। तो फिर इसमें मैं नहीं लग रहा कि वज़ीर आज़म जो है वो आज जैसे कौम से खिताब कर रहे हैं तो वो कोई इस तरह का ऐलान करें। बिल्कुल, वो आखिरी गेंद का जिक्र आपने भी किया और वो भी कह रहे हैं। तो कामरान साकी, कहीं इमरान खान ने क्रिकेट और सियासत को एक स्टाइल में खेलने की कोशिश की, ये ही कोई उनके लिए गलत साबित तो नहीं हुआ है? देखिए, क्रिकेट किस तरह भी खेलते तो शायद मुमकिन है वो जीत जाते। उसके अंदर जो आपका प्लेयर होता है उसके अंदर बर्दाश्त होती है, रिएक्शन नहीं देता। अगर कोई आउट कर देता है तो उसे थप्पड़ नहीं मारना शुरू कर देता है, उसे गालिन गलौज नहीं अंपायर को निकालना शुरू कर देता है या अपोजिशन पार्टीज को या मुखालिफ टीम को। उनके अंदर भी ये कम अज कम सलाहियतें और चीजें होती हैं, लेकिन शायद वो उनका मिजाज वो क्रिकेट वाला भी नहीं रहा। शायद वो डिक्टेटर्स और पाकिस्तान में जो हुकूमतें बदलती रही उन्हें उनके डिक्टेटर्स के स्टाइल को वो कुछ ने उन्हें कॉपी करने की कोशिश की और बुलंदोबाज दावे किए जैसे हम करते हैं कि इस टीम को हरा देंगे, प्लान कर देंगे, लेकिन फिर उसके लिए आपके पास पीछे बैकअप और टीम होना जरूरी है। जो आपने इलेक्शन के ऊपर लोगों को सब ख्वाब दिखाए थे उन्हें फिर पूरा भी करना जरूरी है। जो 100 दिनों का आपने जिक्र किया था कि मुल्क की तकदीर बदल जाएगी,
वो 100 दिन गुजरने के बाद आपको अपनी परफॉर्मेंस का जायजा लेने की जरूरत है। ये नहीं जरूरत कि जी ये सारे चोर चक्के हैं, ये डाकू हैं और मैं ही सिर्फ हाजी साहब हूँ और मैंने ही कौम का किला दुरुस्त करना है। आप करके दिखा दें, कुछ डिलीवर करें। यकीनन केस मौजूद है और आपको लोगों ने मुख्तलिफ इसीलिए किया कि आपके अलावा उनके पास उस वक्त पिछले इलेक्शन के अंदर ही जो अब जिसमें जो मुखिब हुए हैं कोई और उम्मीदवार ही नहीं था, कोई और उम्मीद ही नहीं थी, इसी वजह से उन्होंने आपको मौका दिया। अब आपने डिलीवर करना था। एक ऑप्शन था इमरान खान, इसलिए आवाम ने इनको मुंतखब किया। लेकिन अब सियासी मुस्तकबिल क्या है इमरान खान का? देखिए, अगर तो ये इज्जत के साथ चले जाते हैं और तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाती है या तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाती है, फिर तो अगले इलेक्शन के अंदर हम पीटीआई को एक बड़ी जमात के तौर पर देखते हैं, दूसरी बड़ी जमात के तौर पर देखते हैं जी। अगर ये तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाती है और वज़ीर आज़म साहब इज्जत से भी जाना नहीं चाहते, यानी आज कल में नहीं जाते वोटिंग से पहले, तो फिर मेरी जाती राय है कि पीटीआई का हाल PMN पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है वज़ीर आला जो सदर ये मुशर्रफ के दौर में डिक्टेटर के बनाई गई थी अचानक रातों रात, वही हाल जो है वो पीटीआई का होगा और असेंबली से 2-3 नशिस्तें आपको नजर आएंगी जी। इमरान खान का जाना तय है, इमरान जाएंगे जरूर, लेकिन इत्तेहाद की हम बात करें तो इत्तेहाद ने सारे नंबर जुड़ा लिए हैं जो सरकार बनाने के करीब एक तरह से सरकार बन जाएगी। लेकिन अब मसला अपोजिशन के लिए भी है कि चेहरा कौन होगा, वज़ीर आज़म कौन होगा, क्योंकि अब यहाँ पर इत्तेहादी हुकूमत है। उससे जो पहले दिन ही तय हो गया था, जो पहले इजलास हुए हैं और तरीक़त जमा करवाई गई है जी, उस वक्त ही तय हो गया था, जिसकी तमाम बड़ी पार्टियों ने मंजूरी भी दे दी है जो अपोजिशन में है, कि वो शहबाज शरीफ होंगे जी। शहबाज शरीफ पर सारे पार्टियां, क्योंकि MQM ने आखिर में जो है साथ छोड़ा है इमरान खान का, इत्तेहाद के साथ वो जुड़ गए हैं और खुद इमरान खान की पार्टी के लोग अब उनके साथ, यानी उनके खुद प्लेयर उनके साथ नहीं है। तो ऐसे में क्या एकजुट है, एक इस पर कायम है कि शहबाज शरीफ ही होंगे या फिर इस पर भी कोई सियासत हो सकती है आगे? देखिए, मोइज़ात और तब्दीलियों की उम्मीद हमेशा रहती है, लेकिन ये हुकूमत 5-6 माह ही चलनी है जो भी अब बनी, जो हालात नजर आते हैं, तो उसमें मेरा ख्याल है कि वो ऐसा नहीं होगा कि इसके लिए वज़ीर आज़म के लिए कोई लड़ाइयाँ हों। शहबाज शरीफ से उम्मीद है कि अपोजिशन मुतहिद होगी। और दूसरा ये भी याद रखें कि सिर्फ ये नहीं है कि इमरान खान से उनकी अपनी पार्टी के लोग या उनके इत्तेहादी अलहदा हुए हैं, बल्कि अपोजिशन को जिन लोगों ने सबज बाग दिखाए, उनमें जिस पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का मैं जिक्र कर रहा था, चौधरी परवेज इलाही, चौधरी शुजात वगैरह, उन्होंने भी अपोजिशन को पहले सबज बाग दिखा के अब दोबारा जो है वो हुकूमत के पास चले गए हैं और उन्होंने वो समझते हैं कि उन्हें अच्छी डील जो है वो उन्होंने दी है और अच्छा उनके ऊपर समाज का इजहार किया है, तो वो उनके साथ मिल गए। नुकसान और तब्दीलियां दोनों तरफ हुई हैं और मौजूदात की तवक्को आप रखें। और पाकिस्तान में आखिरी लम्हे भी पता नहीं चलता कि कब और क्या हो जाना है। ये इतनी बुरी सियासत है या इसका जमहूरियत का हुस्न कह लें या इसे अचानक होने वाले जो है वो हादसा कह लीजिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया कामरान साकी इस पूरे तफसील से हम बताने के लिए पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है। तो कामरान साकी थे सीनियर सहाफ़ी पाकिस्तान से, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कब क्या हो जाए पता नहीं चलता, लेकिन इमरान खान का जाना तय हो चुका है। अपोजिशन इत्तेहाद के पास वो सारे नंबर हैं जो वो सरकार बना सकती है। आगे बढ़ेंगे। उर्दू सहाफ़त के 200 साल मुकम्मल होने का जश्न मनाया जा रहा है। इसी मुनासिबत से दिल्ली में प्रोग्राम का इनकाद किया गया। इस प्रोग्राम में साबिक़ नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी और जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला ग़ुलाम नबी आज़ाद ने शिरकत की। इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए ग़ुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि मौलवी मोहम्मद बाकर पहले सहाफ़ी थे जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी। इस मौके पर हामिद अंसारी ने कहा कि हिंदुस्तान में उर्दू बोलने वालों की तादाद कम होती जा रही है। उसके बाद लाहौर से 1919 में आज ही के दिन 30 मार्च को रोज़नामा प्रताप महाशय कृष्ण जी ने शुरू किया था और वो उन्होंने इस लिए शुरू किया था कि 1919 में बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में अंग्रेज़ों ने, जनरल डायर ने हज़ारों हिंदुस्तानियों को कत्लेआम किया था। तो उसका लेने के लिए उन्होंने कि भाई हमें अब आज़ादी में पूरी तरह से शामिल होना है। दास्तान है उर्दू सहाफ़त की। 1903 के आसपास एक अखबार था इलाहाबाद से, स्वराज्य, उसके तकरीबन 9 एडिटर को जेल की सज़ा दी गई और उन एडिटर्स की जो तनख्वाह थी वो आपको जान के हैरत होगी कि जौ की एक रोटी और पानी का एक प्याला मिलता था और वो एडिटर उस पर तैयार हो जाता था और अपना काम करता था। एक एडिटर जेल चला जाता था, दूसरा एडिटर तैयार रहता था। 9 एडिटर लगातार जेल गए
और आखिरी एडिटर उसका लाला धमल था, जिसको 10 साल काला पानी की सज़ा दी थी एक जज ने इलाहाबाद के। तो ये जो पूरी तारीख़ है उर्दू सहाफ़त की, ये कुर्बानियों की और वलवला अंगेज़ कुर्बानियों की तारीख़ है। देश का बंटवारा उर्दू ने नहीं किया। देश का बंटवारा कुछ और वजूहात की बिना पर हुआ, उस पर बहुत लंबा डिस्कशन हो सकता है। अगर देश का बंटवारा उर्दू सहाफ़त ने किया होता तो उर्दू के 70 अखबार पाकिस्तान ना जाते और 315 अखबार, 345 अखबार हिंदुस्तान में ना रहते। हकीकत यह है कि उर्दू सहाफ़त ने 81% उर्दू सहाफ़त ने अपना वोट हिंदुस्तान के लिए दिया। साबिक नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी ने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के रहनुमा और आरएसएस के प्रचारक इंद्रेश कुमार के हालिया बयान पर रद्दमल जाहिर करते हुए उर्दू को लेकर गम का इजहार किया। हामिद अंसारी ने दिल्ली में उर्दू सहाफ़त के 200 साल मुकम्मल होने पर मुनक्किद होने वाले प्रोग्राम में कहा, हर 10 सालों में उर्दू बोलने वालों की तादाद कम हो रही है। ये तशवीशनाक बात है। इंद्रेश कुमार के बयान पर उन्होंने कहा कि अगर उर्दू ज़बान हिंदुस्तान की है तो उसे क्यों हटाया गया। कि हर 10वें साल पे उर्दू बोलने वालों की तादाद कम होती जा रही है और यही तशवीश का मामला है कि क्यों हो रही है ये बात। आबादी बढ़ रही है, मुल्क की आबादी बढ़ रही है, उर्दू बोलने वालों की भी आबादी बढ़नी चाहिए निस्बतन, मगर नहीं बढ़ रही है। और इसका एक तल्ख तजर्बा मुझे बहुत साल पहले जब मैं अलीगढ़ में था हुआ, जबकि स्टूडेंट्स के एक हुजूम ने बावाज़ बुलंद एतराफ़ किया कि साहब हमको उर्दू नहीं आती है। और यह बीमारी ख़ास तौर पे यूपी में हुई, बिहार में नहीं हुई। अब वो जो कहानी है यूपी में क्या हुआ बहुत तूलानी है। जवाहरलाल नेहरू ने मुतअद्दिद बार कहा कि यह हमारी ज़ुबान है, मगर बावजूद इसके वो बात नहीं हुई जो कि वो होना चाहते थे। तो कल के एक उर्दू अखबार में मैंने एक छोटी सी खबर पढ़ी जिसको देखकर ताज्जुब भी हुआ, खुशी भी। एक मुअज़्ज़ज़ हस्ती ने हैदराबाद में ये कहा कि उर्दू का घर हिंदुस्तान है। अगर उसका ये घर है तो उसको बेघर क्यों किया, और अगर घर है तो उसको यतीम क्यों किया। 2-3 चीजें वाज़ेह हैं, उसमें कोई रिसर्च बहुत हो चुकी है। स्कूलों में उर्दू की पढ़ाई नहीं होती है। खबरनामे में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। यूपी में 12वीं जमात के इम्तिहान का पेपर लीक हो गया है। बलिया, आजमगढ़, कानपुर, गोरखपुर समेत 24 अजला में अंग्रेजी का पर्चा मुलतवी कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अंग्रेजी के 2 सेट का पेपर लीक हुआ है। खुसूसी टास्क फोर्स इस मामले की जांच कर सकती है। 24 अजला के तकरीबन 10 लाख तलबा को आज इम्तिहान में शिरकत करना था। तेल कंपनियों की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। आज भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया। दिल्ली में फी लीटर पेट्रोल डीजल की कीमतों में 80 पैसे का इजाफा किया गया है, जिसके बाद दिल्ली में पेट्रोल 101 रुपया 1 पैसा जबकि डीजल 92 रुपये 27 पैसे फी लीटर हो गया है। वहीं मुंबई में फी लीटर पेट्रोल की कीमत में 84 पैसे जबकि डीजल की कीमत में 85 पैसों का इजाफा किया गया। अब मुंबई में फी लीटर पेट्रोल 115 रुपये 88 पैसे जबकि डीजल 100 के पार हो जा गया है। चेन्नई में फी लीटर पेट्रोल की कीमत में 75 पैसे जबकि डीजल की कीमत में 76 पैसे का इजाफा किया गया। बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आज मुझे भी पता चला कि 100 से ऊपर टप गए हैं
तो मेरी गाड़ी भी लगभग खाली थी, तो मैंने सोचा कहीं अभी 105 110 ना पहुंच जाए, उससे पहले ही मैं थोड़ा सा अपनी गाड़ी फुल करवा लेता हूं। तो उसी सिलसिले में आज यहाँ पे आया था। और टू बी वेरी ऑनेस्ट भैया, सबकी जेब पे बहुत फ़र्क पड़ रहा है, कुछ भी नहीं बचता महीने के लास्ट में। मैं अगर अपना बताऊं तो महीने की 14-15 तारीख तक हम लोग बिल्कुल खाली हो जाते हैं और बहुत कठिन हो गया है गुजारा। देखिए, ये असर तो बहुत पड़ा है, बिकॉज हर चीज़ आप देख रहे हैं कि महंगाई हो रही है, साथ में पेट्रोल भी, और जो मिडिल क्लास है उसको तो सबसे ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि हर चीज़ के साथ हमारे को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। तो अब ये पेट्रोल भी अब 100 रुपीज़ हो गया है, और कभी गवर्नमेंट इसकी तरफ देखती नहीं है, मतलब कि क्या इस पर कुछ करना चाहिए, मतलब थोड़ा लो करना चाहिए, ताकि मिडिल क्लास को भी थोड़ा रिलैक्स मिले हर चीज़ के लिए। जिस तरह हर जबरदस्त मुहिम खत्म होती है, उसी तरह हमारी मुहिम ड्राई जूस यंग जीनियस सीजन 2 भी खत्म हो रहा है। इस सफर के दौरान हमने कुछ कमाल के बच्चों से मुलाकात की और उनकी नाकाबिल यकीन सलाहियतों से हैरान रह गए। ये पूरे सफर का सिर्फ एक हिस्सा है। हम मजीद टैलेंटेड नौजवानों के साथ वापस आएंगे जो अपने मुल्क और ख़ानदान का सर फख्र से बुलंद कर रहे हैं। आइए बायजूस के यंग जीनियस सीजन 2 की कुछ झलकियों पर एक नजर डालते हैं। समुद्र में से मोती निकालने के लिए बहुत गहराई तक जाना पड़ता है। हमें भी इन जीनियसेस को ढूंढने के लिए भारत भ्रमण करना पड़ा। 26 राज्यों, 72 शहरों और 2500 स्कूल्स में से हमने कई जीनियसेस को चुना। कुछ प्राचीन कलाओं में माहिर हैं, तो कुछ आधुनिक तकनीक के एक्सपर्ट हैं, कुछ खेल जगत, कुछ एकेडमिक्स, तो कुछ बिजनेस की दुनिया में अपने झंडे गाड़ रहे हैं। लेकिन उन जीनियसेस में से सिर्फ 22 को चुनने का काम किया हमारी जूरी ने, और जूरी बनना भी आसान नहीं था। भाई, जीनियसेस को परखने के लिए भी तो जीनियस ही चाहिए। इसलिए अपने अपने क्षेत्र में सफलता के सर्वोच्च शिखर हासिल कर चुकी हस्तियां बनी हमारी जूरी। Being part of this young genius, you just realize how enlightened you can get by looking at these young children from various fields. Some of them, they are transforming, humanity. Just meeting them, it's so inspiring to see that our children of our country are making this country proud. I think sky is the limit, और ये प्रोग्राम यही बताता है कि आपको जितने भी चैलेंजेस हो, वो कुछ नए मायने रखता है। आपके लिए बहुत सारा कुछ पॉसिबल है, एंड आई एम श्योर सच प्रोग्राम्स विल इंस्पायर मेनी किड्स। इन बच्चों से मिलके मैं इंस्पायर हो गया हूँ, मैं प्रेरित हो गया हूँ। बड़ा अच्छा काम नेटवर्क 18 कर रही है, और मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। इन नन्हे परिंदों की इतनी ऊंची उड़ान है, सिर्फ धरती ही नहीं, खुद आसमां भी हैरान है। जूरी का सिलेक्शन बिल्कुल सही था। इतनी छोटी सी उम्र में इनकी उपलब्धियां देखकर सिर्फ मैं ही नहीं, पूरा देश हक्का बक्का रह गया था। जाने कितने ही नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स पर और प्लेटफॉर्म्स पर अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं हमारे यंग जीनियस। दिल्ली के दर्जे हरारत में गुज़श्ता कुछ दिनों से लगातार इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता चंद दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत में 10 से 15 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हुआ। मार्च के महीने में ही लोग मई जून की गर्मी से परेशान हैं। अब महकमे मौसमियात ने दिल्ली में शदीद गर्मी की लहर की वार्निंग दी है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक मगरबी मध्य प्रदेश, विदर्भ, राजस्थान में अगले 4 से 5 दिनों तक गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। इसके साथ ही 2 दिन तक जम्मू डिवीज़न, हिमाचल प्रदेश और सौराष्ट्र और कुछ कच्छ के इलाकों में गर्मी की लहर से लोग परेशान रहेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक 30 मार्च और 1 अप्रैल को जनूबी हरियाणा, जनूबी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मगरबी बंगाल, मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में गर्मी की शिद्दत महसूस की जाएगी। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब।